ये आज का जो आर्टिकल है वो एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन से रिलेटेड है और उसका हेडिंग है एग्री एजुकेशन, एग्री एजुकेशन नीड्स पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट एक ऐसा वर्ड है जो हिंदू हमेशा यूज करता है और पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये होता है कि एक इनोवेशन लेकर आना। मतलब जो आप स्टेरियोटाइप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करते आ रहे हो उसमें किसी न किसी तरीके से एक इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना और खास करके इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना कि आपको उसका आउटकम पॉजिटिव तरीके से मिले। तो इस आर्टिकल के हेडिंग से ही आप लोगों को साफ साफ क्लियर हो गया होगा कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि अभी जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को टैकल करना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है ये एक अलग चीज है। मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा था, उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि अर्थशास्त्री ये कहते हैं, ये आपके हिंदू में नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। उसमें उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि इंडिया के और पूरे विश्व के अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि देश को बिजनेसमैन चलाते हैं। ये इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारी कंट्री को बिजनेसमैन चलाते हैं, लेकिन कोविड-19 ने ये इस बात को प्रूफ कर दिया, लॉकडाउन ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि हमारे देश को बिजनेसमैन नहीं चलाते हैं। हमारे देश को किसान जो अन्न उगाते हैं वो अन्न चलाया, खास करके कोविड-19 में। मतलब उनके खेतों में जो पका हुआ अन्न होता है उसने कोविड-19 में हमको सरवाइव करने में मदद की। तो सिर्फ ये कहना कि हमारी कंट्री को सिर्फ बिजनेसमैन चलाते हैं ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने ये प्रूफ कर दिया है कि हमारी कंट्री को किसानों ने चलाया, हमारी कंट्री को उनके द्वारा उपजाया गया जो अन्न था उसकी वजह से हम सरवाइव कर सकें। इकोनॉमी हमारी निगेटिव में चली गई थी लेकिन उसके बावजूद हम सरवाइव किए। तो इसीलिए एक रिवैम्प करना बहुत जरूरी है, रिवैम्प आना बहुत जरूरी है। रिवैम्प आने का मतलब यही होता है कि कोई मॉडर्न टेक्निक यूज करें, कोई साइंटिफिक टेक्निक यूज करें और इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को या एग्रीकल्चर एजुकेशन को फिर से रिफॉर्म करें। अब थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिए। यदि एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें तो प्री मेडिवल एरा से ही एग्रीकल्चर एजुकेशन चलते आ रहा है। प्री मेडिवल एरा का मतलब समझ रहे हैं ना? अशोका के समय बिहार एक बहुत मतलब एजुकेशन के मामले में प्राचीन समय से ही एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला आप जाके देखेंगे तो उस समय राइटर ये बोलते हैं कि उस समय भी वहां पे एग्रीकल्चर एजुकेशन की पढ़ाई हो रही थी और इसीलिए राइटर ने लिखा है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन प्री मेडिवल एरा से पहले, मतलब मेडिवल एरा मतलब आप समझिए एंशिएंट एरा के आसपास की बात की जा रही है कि उस समय भी नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। लेकिन फॉर्मल एग्रीकल्चर एजुकेशन तब आया जब 6 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस आपके यहाँ स्टैब्लिश हुए और उसमें इन्होंने लिखा है कानपुर, लयालपुर जो है वो पाकिस्तान में चला गया। आजादी के पहले की बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन फॉर्मल तरीके से तब आया जब आपकी कंट्री में 6 एग्रीकल्चर कॉलेज स्टैब्लिश हो चुके और उसमें पहला इन्होंने कानपुर लिखा है, दूसरा लयालपुर लिखा है, उसके बाद इन्होंने कोयम्बटूर लिखा है जो तमिलनाडु में आता है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में पुणे और पुणे के साथ साथ नागपुर का भी एग्जाम्पल लिया है और बिहार में एक जगह है साबौर, वो मेरे हिसाब से भागलपुर के आसपास है। तो ये 6 जगह पे जब एग्रीकल्चर कॉलेजेस स्टैब्लिश किया गया तब से आपके यहाँ फॉर्मल एग्रीकल्चर एजुकेशन आया। हालांकि उसके बाद हमको आजादी मिली और आजादी के बाद फूड इनएफिशिएंसी होने लगा। आप लोगों को पता है ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे और हमको मतलब अपना अनाज भी बाहर से मंगवाना पड़ता था। तो फूड इनएफिशिएंसी आया इंडिपेंडेंस के बाद और उस समय स्ट्रेंथनिंग करने की बहुत जरूरत पड़ी एग्रीकल्चर एजुकेशन को या एग्रीकल्चर सेक्टर को। लेकिन उसके साथ साथ जो ये ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है इसको भी एक बहुत मतलब ये भी एक ओवरराइडिंग प्रायोरिटी की तरफ उभरा। ओवरराइडिंग प्रायोरिटी क्या है? जिसे 2 चीज एक साथ चल रही है, तो यदि किसी एक चीज को आप ओवरराइडिंग प्रायोरिटी दे रहे हो मतलब कि दूसरे से ज्यादा उसको तवज्जो दे रहे हो।
तो ओवरराइडिंग प्रायोरिटी के रूप में ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट आया, और इसी दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और गवर्नमेंट के कॉन्सर्टेड एफर्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश करी, और उस कैपेसिटी बिल्डिंग की वजह से आज के डेट में आपके यहाँ 75 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं। बहुत बड़ी बात है, और 45,000 से ज्यादा बच्चे एग्रीकल्चरल एजुकेशन से अपनी डिग्री ले रहे हैं। एक डेटा बताया है राइटर ने कि आज के डेट में एग्रीकल्चर एजुकेशन में उतने बच्चे इन्वॉल्व हैं, मतलब 9 टाइम्स ज्यादा इन्वॉल्व है। 1960 में जितने बच्चे इन्वॉल्व थे उससे 9 गुना ज्यादा आज की डेट में बच्चे एग्रीकल्चर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, जो अच्छी खबर है। 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट के कॉन्सर्टेड एफर्ट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के असिस्टेंस से 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश किया गया, जिसमें एक तो खुद ही ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल में है, हरियाणा में, और इसके साथ साथ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जत नगर में है। इज्जत नगर आप लोग देखिएगा मैप में कहाँ पे है, यूपी में है इज्जत नगर, तो वहां पे है। और चौथा इन्होंने बोला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरी एजुकेशन, जो मुंबई में है। तो ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और 75 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एग्रीकल्चर एजुकेशन आप ले सकते हो। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर है कि अंडर ग्रेजुएट जो एग्रीकल्चरल साइंस में जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन लेते हैं, मतलब जो 12th के बाद जो वहां से ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें 85 कैंडिडेट्स पे या 85 एप्लीकेंट्स पे एक सीट होती है। बहुत अच्छी बात है, मतलब 85 बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर साइंस, लेकिन उसके बाद एक ही सीट है, मतलब 84 बच्चों को नहीं मिलेगी। मतलब इतनी डिमांड बढ़ते जा रही है। लेकिन वही बात है, यदि आप कंपेयर करेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एग्रीकल्चर साइंस में नो डाउट एक एप्लीकेंट पे 85 कैंडिडेट्स हैं, अच्छी बात है। एक सीट पे 85 एप्लीकेंट हैं या कैंडिडेट है, अच्छी बात है। लेकिन आप मेडिकल में आ जाइए, PMT की जो तैयारी करते हैं उसमें 50,000 कैंडिडेट पे एक सीट है। अब समझिए कहाँ एग्रीकल्चर साइंस रह गया, 85 आंकड़ा था। और मेडिकल साइंस में आप आ जाइए, साइंस जिसमें MBBS वगैरह करते हैं, उसमें 50,000 पे एक सीट, मतलब एक सीट के लिए 50,000 बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, और 50,000 में से किसी एक बच्चे को मिलेगा। तो ये कहानी है। इसके साथ साथ एक और डेटा इन्होंने बताया है, एग्रीकल्चर एजुकेशन डिवीजन ऑफ ICAR का ही एग्रीकल्चरल एजुकेशन डिवीजन ये कहता है कि 52% बच्चे ऐसे हैं एग्रीकल्चर साइंस में जिनका 12th में 80% से अच्छे मार्क्स हैं। ये अच्छी खबर है कि 52% बच्चे ऐसे हैं एग्रीकल्चर साइंस में जिनका 12th में 82% से अच्छे मार्क्स, 82% से ज्यादा मार्क्स है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें फिर उन्होंने ये भी कहा है कि एग्रीकल्चर साइंस करने के बाद 30% बच्चे एग्रीकल्चर साइंस में अपना करियर बनाते ही नहीं, वो कहीं और चले जाते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है। राइटर ये बोलते हैं कि आप क्यों नहीं मार्केट क्रिएट करते हो एग्रीकल्चर साइंस के लिए भी। IIT के लिए मार्केट बहुत है, इसलिए बच्चे IIT की तैयारी करते हैं। उनको पता है कि IIT से निकलने के बाद उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन क्या ये सियोरिटी एग्रीकल्चर साइंस के बच्चों के साथ है? ऑब्वियसली नॉट। यदि आप कंपेयर करेंगे IIT, किसी भी IIT का जॉब पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर साइंस का, तो डेफिनेटली वो ओवरराइड करेगा IIT। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए भी क्यों नहीं इस तरीके का प्रोविजन बताया जा रहा है जिससे वो उनको जॉब लग सके। करियर ऑप्शन जरूर जिस तरीके से IIT में है या वेटनरी साइंसेज में है या MBBS में है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर साइंस में भी करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी जाके बच्चे इस सब्जेक्ट को भी ऑप्ट करेंगे। आप उनको फोर्स करके नहीं ऑप्ट करा सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि ICAR और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी। इट इज फ्राउटिंग और इट इज ग्रैपलिंग विथ मेनी चैलेंजेस, जिसमें ये कहा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो तो और खस्ता हालत में है, क्योंकि उनको उतने फाइनेंशियल एड नहीं मिलते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलते हैं, स्टाफ जितना एक्चुअली में चाहिए होता है उतना नहीं होता है। बजट तो पूछिए मत, यूनिवर्सिटी का बजट तो बहुत कम है, और यूनिवर्सिटी के लिए जो GDP में जो पैसा एलोकेट किया जाता है खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो बहुत कम है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा डिवीजन कर दिया है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, छोटे छोटे वर्टिकल्स में, और वो सारे वर्टिकल्स को फंडिंग की जरूरत होती है जिनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाती है।
सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस बहुत सारे स्टैब्लिश हो चुके हैं, जो बहुत मोटी रकम आपसे लिया जाता है आपके एडमिशन के लिए, लेकिन क्वालिटी वाइज वो कुछ भी नहीं है। तो वहां से जो ग्रेजुएशन करके निकलेगा उससे क्या आप उम्मीद करते हो? तो राइटर लास्ट में यही बोलते हैं कि जिस तरीके से आपने वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक स्टैब्लिश करिए, और ये एक तरह से रेगुलेट करेगी एग्रीकल्चर साइंस के जितने बच्चे हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, उनकी जॉब लगी या नहीं लगी, उनको क्वालिटी टीचिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसी पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है, और आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।